सब्जेक्ट फिजिक्स इंग्लिश मीडियम। आज ये टॉपिक हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को पढ़ने से पहले हम कुछ समझ लेते हैं। क्या मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को समझने से पहले क्या समझना होगा? मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? यदि हम कोई मैग्नेट लें, सपोज चाहिए कोई मैग्नेट है, ठीक है, तो इसके चारों ओर एक स्पेस रहेगा जहां तक इसके इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस किया जा सके, उस स्पेस को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन क्या हुई? स्पेस अराउंड द मैग्नेट विदिन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी मैग्नेट के चारों स्पेस जो अराउंड रहता है, जहां तक इसके इन्फ्लुएंस को इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जा सके, उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक ना। अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है? जैसे सपोज क्या कोई कंडक्टर लिया हमने, ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये क्या कोई कंडक्टर है इन विच करंट कैन बी फ्लो इजीली। यदि हम इस कंडक्टर में करंट फ्लो करेंगे, इस कंडक्टर में हम क्या फ्लो करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे, तो इसके चारों ओर क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, डेवलप हो जाएगा। तो करंट के कारण इस कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनने की जो फेनोमेना है, उस फेनोमेना को ही क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो क्या डेफिनेशन हुई? व्हेन electric current passes through the conductor, then a magnetic field develops around the conductor. This phenomena of electric current is known as magnetic effect of current. जब भी आप किसी सपोज ये कंडक्टर है, इसमें मैं करंट फ्लो करूंगा, तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। किसके कारण डेवलप हुआ? इलेक्ट्रिक करंट के कारण। Therefore, this effect of electric current is known as magnetic effect of current. अब जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो किसने दिया? ऑरेस्टे ने दिया था। एक डेनिश साइंटिस्ट था और हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टे इसका पूरा नाम है। क्या नाम है? कहाँ का था? डेनिश का था, हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टे। तो आप हम पढ़ेंगे ऑरेस्टे एक्सपेरिमेंट किससे रिलेटेड? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को। तो सबसे पहले और ये उसने जो एक्सपेरिमेंट दिया था, क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन दिया था। कौन सा एक्सप्लेनेशन है? क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन है। और क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन वाज गिवन बाय बायो एंड सेवर्ट व्हिच वाज ऑफ फ्रेंच साइंटिस्ट। कहां के थे? फ्रेंच। नाउ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, समझ में क्या है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट? When current pass through a conductor, then a magnetic field develop around it. This phenomenon of electric current is known as or is called magnetic effect of current. Now, Orestead experiment. जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का जो एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट किसने किया था? डेनिश साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टे ने दिया था। ठीक है, तो उसने क्या किया था? एक कंडक्टर लिया, सपोज दिस इज दैट कंडक्टर इज A and this conductor is joined with a battery B and key K, और इसके नीचे, इस अरेंजमेंट के नीचे क्या रखा है? मैग्नेटिक कंपास रख दिया।
ये मैग्नेटिक कंपास रखा, इसकी जो मैग्नेटिक नीडल है इसको इस कंडक्टर के पैरेलल रखा गया। इस कंडक्टर के कैसे रखा गया? पैरेलल। तो उसने 3 कंक्लूजन्स निकाले। कितने कंक्लूजन्स निकाले? 3। तो 3 अरेंजमेंट 3 तरीके से शो करता हूं। ये फर्स्ट, सेकेंड में फिर से वही हमने कंडक्टर लिया ए, इसका कनेक्शन हमने किससे किया? एक बैटरी बी से और एक कुंजी के से। इस वाली कंडीशन में हमने की के को प्रेस किया हुआ है, तो इसमें करंट फ्लो हो जाएगी कहाँ? A2 से B की ओर। तो इस मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन हुआ, ये जो मैग्नेटिक कंपास है इसमें डिफ्लेक्शन हो जाएगा। किसके डायरेक्शन में? करंट के डायरेक्शन में। ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अब सेकेंड केस हो गया। थर्ड केस में वही कंडक्टर लिया हमने ए, ज्वाइंट विद सेल। अब हमने क्या किया? ये सेल के द्वारा करंट जो फ्लो है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया और की को हमने प्रेस करके रखा हुआ है। अब करंट की डायरेक्शन अभी कहां से कहां फ्लो हो रही थी? A to B। नाउ करंट फ्लो थ्रू B to A। तो जब B to A में जब करंट फ्लो हुई तो यहाँ मैग्नेटिक जो कंपास है उसमें डिफ्लेक्शन की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हुई, रिवर्स हो गई। यदि हम फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो यहाँ पर इसके जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाएगी। यहाँ डिफ्लेक्शन है, इसमें डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो क्या कहा? कौन है? ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। अ डेनिश साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड gave an experiment of magnetic effect of current. In his experiment, he took a conductor AB which is joined with battery B and key K. And below this experiment, a magnetic compass is placed. इस अरेंजमेंट नीचे क्या रखा उसने? कंपास रख दिया, मैग्नेटिक कंपास। ये मैग्नेटिक कंपास डिटेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक कंपास क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करता है। इसमें डिफ्लेक्शन तभी होगा जब इसके अराउंड पर कोई मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, नहीं तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहेगा। जैसे इसके पास में कोई मैग्नेटिक फील्ड आएगा इसमें डिफ्लेक्शन हो जाएगा, मूव करेगा ये मैग्नेटिक नीडल। तो फॉलोइंग आर द ऑब्जर्वेशन ही ऑब्टेन्ड इन हिज एक्सपेरिमेंट। और स्टेट ने 3 ऑब्जर्वेशन किए और फिर उसने कंक्लूजन निकाला। पहले केस फर्स्ट में यहाँ देखिए हमने की को प्रेस नहीं किया, इसका मतलब करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। व्हेन current does not flow the conductor, then there is no deflection in the magnetic needle and magnetic needle remains parallel to the conductor. First case, second one case, as current flows through the conductor, there is a deflection in the magnetic needle. जैसे हम कंडक्टर में करंट फ्लो करेंगे तो इस नीडल में डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ करंट increases the intensity of deflection of the magnetic needle। जितनी हम इसको करंट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे जिसमें डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा होता जाता है। एंड थर्ड केस, सी केस में हमने क्या किया? if the direction of flow of current is reversed, अब हमने कहां से फ्लो किया? यहां से। then there will be reverse in deflection of magnetic needle। मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन ही कंक्लूड दैट व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर अ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप अराउंड इट। क्यों हुआ है? क्योंकि जो मैग्नेटिक नीडल है, जो मैग्नेटिक कंपास रहता है उसमें मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन तभी होता है जब इसके आसपास में क्या रहता है? मैग्नेटिक फील्ड रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसमें कभी डिफ्लेक्शन नहीं होता। तो इसमें यदि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है उस इलेक्ट्रिक
करंट के कारण इसमें डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। किसके कारण डिफ्लेक्शन हो रहा है? इसके अराउंड क्या बन रहा है? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है। तो किसी भी मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन कब होता है? जब उसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड रहता है, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट ही कंक्लूड दैट व्हेन अ करंट pass through the conductor, a magnetic field develop around it, and this experiment this explanation is qualitative explanation। ये कौन सा है? qualitative explanation है ना। अब जो quantitative explanation है was given by French scientist Biot and Savart। तो Biot and Savart ने कौन सा दिया? quantitative analysis दिया, एक्सप्लेनेशन दिया। उस क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन के बेस पे उन्होंने एक रूल बनाया, उस रूल को बोलते हैं वाइट-सावर्ट्स लॉ, ठीक है, व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। नाउ अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे इसमें क्या? वाइट-सावर्ट्स लॉ। वाइट-सावर्ट लॉ क्या है कि जो ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट था वो क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन था टू गिव क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन। फ्रेंच साइंटिस्ट वाइट एंड सावर्ट established a rule which is known as White-Savart law, which is used to determine intensity of magnetic field ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, उसके लिए कौन सा रूल यूज होगा? वाइट-सावर्ट लॉ। तो अकॉर्डिंग टू वाइट-सावर्ट लॉ क्या है? कंडक्टर लिया था, करंट कैरिंग कंडक्टर सपोज किया x, करंट कैरिंग कंडक्टर y है। तो इसमें क्या करंट फ्लो हो रही है? I करंट फ्लो हो रही है। तो ये जो कंडक्टर है इसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सपोज क्या एक छोटा सा पार्ट है ये ए, इसको क्या बोलेंगे? स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है? dl। अब इसी से किसी पॉइंट सपोज किया इस पॉइंट P पर हमको क्या निकालना है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। द डिस्टेंस ऑफ that point from the small element is small r and the angle between small element and line joining the point P is theta। तो स्मॉल एलिमेंट के कारण जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो भी स्मॉल रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स वाई क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये कंडक्टिंग वायर लिख सकते हैं। आई इसमें करंट जो फ्लो हो रही है इलेक्ट्रिक करंट। ए बी स्मॉल एलिमेंट और कंडक्टर, इस कंडक्टर एक्स वाई का छोटा सा हिस्सा है एंड पॉइंट बी इस तरफ को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सॉरी, और आर इज द डिस्टेंस बिटवीन स्मॉल एलिमेंट एंड द पॉइंट। small element and point P and theta जो है angle between small element and line joining point P and small element, ठीक है। तो यहाँ पर वाइट-सावर्ट लॉ जो है क्या है? क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन है ऑफ मैग्नेटिक ऑफ करंट व्हिच इज यूज्ड टू डिटरमाइन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आता है? राइट डाउन वाइट-सावर्ट लॉ एंड डिफाइन EMU एंड SI यूनिट ऑफ करंट। ऐसा यूनिट ऑफ करंट को डिफाइन करने के लिए आ जाता है कभी-कभी एग्जाम में। यहाँ पे क्या आएगा? ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। स्मॉल एलिमेंट के कारण
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमको क्या निकालना है, डेरिवेशन निकालना है। तो इसके लिए सपोज किया, लेट अस कंसीडर XY is a conductor carrying current capital I. Due to this, to find intensity of magnetic field, it can be divided many small elements. AB is such a small element of length dl. We have to determine intensity of magnetic field at point P at a distance r from the small element AB. And the angle between small element AB and the line joining to the point P and the small element is theta. Now, according to Weier's law, intensity of magnetic field depends upon following factors. First one is intensity of magnetic field is directly proportional to the current flowing through the conductor. dV directly proportional to I. Second is intensity of magnetic field is directly proportional to the length of small element. Third point is intensity of magnetic field is directly proportional to the sin of angle of theta. sin of angle of theta, ये जो थीटा है इसका sin ऑफ एंगल, ठीक। अब ये किस किस के बीच में बना है, बिटवीन स्मॉल एलिमेंट एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट P एंड द, ठीक। तो क्या थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द sin ऑफ एंगल बिटवीन स्मॉल लाइन जॉइनिंग स्मॉल एलिमेंट एंड द पॉइंट P। फोर्थ पॉइंट है intensity of magnetic field is directly proportional to the distance between small element and the point P. क्या inversely proportional, intensity of magnetic field is inversely proportional to the square of distance between small element and line joining to the point P. जो distance है इस स्क्वायर का inversely proportional रहेगा। Now combining all four factors, ऑल फैक्टर्स, इन सभी फैक्टर को हम कंबाइन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा dV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहले कौन है I, फिर dl, फिर sin थीटा डिवाइडेड बाय r। जैसे ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा एक कांस्टेंट लग जाएगा क्या, k। r इक्वेशन 33, where k is a proportional constant constant which depends upon medium and measurement system। किस पर डिपेंड करेगा, इनके बीच में जो मीडियम है उस पे, और मेजरमेंट सिस्टम किस सिस्टम में इसको मेजर किया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ इन सीजीएस सिस्टम, इन सीजीएस सिस्टम सीजीएस सिस्टम में और एयर और वैक्यूम के लिए ले रहे हैं हम। सीजीएस सिस्टम में एयर और वैक्यूम के लिए k की वैल्यू होती है 1, तो ये वैल्यू हम पुट कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 5। तो इस इक्वेशन में हम k की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ये मिलेगा dV इक्वल IDL sin थीटा बाय r²। ये आ गया एक्सप्रेशन, और इधर इसकी यूनिट रहेगी क्या, गॉस। नाउ ऐसा सिस्टम, सिस्टम फॉर एयर और वैक्यूम, किसके लिए निकाल रहे हैं, एयर एंड वैक्यूम के लिए। एयर और वैक्यूम के लिए इधर k की वैल्यू होती है μ0/4π, ये क्या कहलाता है, म्यू (0/4π), इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷। ये जो वैल्यू होती है इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, ये बन जाएगा dV इक्वल k को हटा के कितना लिखेंगे, μ0/4π, बाकी सेम रहेगा IDL sin थीटा बाय r²। इधर इसकी यूनिट रहती है ऐसे सिस्टम में वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और μ0/4π को लिखना होता है 10⁻⁷। तो dV इक्वल 10⁻⁷ IDL sin थीटा बाय r²। अभी फिजिक्स है, फिजिक्स में मोस्ट ऑफ टाइम सीजीएस ऐसा सिस्टम के यूज करते हैं। क्या था वायरसेवर्ट लॉ, एक कंडक्टर लेते हैं जिसमें करंट I फ्लो होती है, इसके एक स्मॉल एलिमेंट AB लिया जिसकी लेंथ कितनी है dl, इससे किसी डिस्टेंस r पर पॉइंट P है जिस पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमको फाइंड करना है। तो वायरसेवर्ट के अकॉर्डिंग
फॉलोइंग फैक्टर डिपेंड करता है। पहला, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is directly proportional to the current flowing through the conductor. Second point, intensity of magnetic field is directly proportional to the length of small element. Third point, intensity of magnetic field is directly proportional to the sine of angle between small element and line joining to the point P. Fourth point, intensity of magnetic field is inversely proportional to the square of distance between small element and the point P. All combine all factors, सभी को combine कर दिया, proportionality से हमारा constant k लग गया, k is a proportionality constant which depends upon medium and medium band system. In serious system और एयर और वैक्यूम के लिए लिखना है k की वैल्यू होती है 1, इसमें हमने k को हटा के 1 पुट किया, ये बन। In serious system में यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? गॉस। Now in SI system k इक्वल होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये पूरा होता है 10 टू द पावर -7। यहाँ हमने k को हटा के वैल्यू पुट कर दी। इधर यूनिट क्या रहती है ऐसा सिस्टम में? वेबर पर मीटर स्क्वायर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना होता है? 10 टू द पावर 7, ये रहती है, ठीक है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ नाउ वी कैन डिफाइन सीजीएस यूनिट ऑफ करंट एंड एसआई यूनिट ऑफ करंट। इन एसआई यूनिट ऑफ करंट होती है एम्पियर और सीजीएस यूनिट ऑफ करंट होती है एव एम्पियर और ईएमयू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। सबसे पहले हम सीजीएस सिस्टम में डिफाइन कर रहे हैं करंट के यूनिट को। इन सीजीएस सिस्टम में हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड क्या आया था? ये dV इक्वल IDL sin थीटा बाय r स्क्वायर। इधर ये क्या वैल्यू इसकी? गॉस, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेट dV इक्वल कितना? 1 गॉस, dl इक्वल 1 सेंटीमीटर, सीजीएस यूनिट इस वजह से r की वैल्यू भी 1 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल कितना? 90 डिग्री। तो देन sin 90 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऑल दीज वैल्यू पुटिंग इन दिस इक्वेशन, ये 1 इक्वल i into 1 into 1 1, तो i को लिखना गया 1 हो गया। अब ये इसकी यूनिट क्या रहती है? एव एम्पियर। और एक और यूनिट बोल सकते हैं EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अब यहाँ देखिए ये 1 एम्पियर ऑफ करंट और EMU और 1 एम्पियर कितना किसकी इक्वल होता है? जब इसको किसी ऐसे कंडक्टर में फ्लो करें जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर हो और वो किस में फॉर्म में हो? इन द फॉर्म ऑफ आर्क ऑफ सर्कल, और इसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए? 1 होना चाहिए। तो तब उसके सेंटर पर 1 गॉस का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन में? thus 1 एम्पियर ऑफ करंट और EMU ऑफ करंट is that value which when flow in the conductor of length 1 centimeter in the form of arc of circle of radius 1 centimeter, then it will produce the magnetic field of 1 gauss at the center. उसके सेंटर पे कितने का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगी? 1 गॉस का। नाउ अब हम डिफाइन करेंगे किसमें? एसआई सिस्टम में। नाउ इन एसआई सिस्टम अब एसआई सिस्टम में हमारे पास में क्या फॉर्मूला हमको ये वाला यूज करेंगे डायरेक्ट। dV इक्वल ये लिखा हुआ है एसआई सिस्टम में 10 टू द पावर -7 IDL sin थीटा बाय r स्क्वायर। इधर इसकी यूनिट क्या रहती है? वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यदि हम सपोज करें लेट dV इक्वल 10 टू द पावर -7 वेबर पर मीटर स्क्वायर एंड dl स्मॉल एलिमेंट की लेंथ कितनी? 1 मीटर एंड रेडियस कितनी? 1 मीटर। थीटा कितना सपोज करेंगे? 90 डिग्री। देन sin 90 डिग्री कितना हो जाएगा? 1। ऑल ऑफ दीज वैल्यू पुटिंग इन दिस इक्वेशन, देन वी गेट I इक्वल 1। ये सब वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो I की वैल्यू कितनी मिलेगी? 1। इधर ये क्या करेंगे? एम्पियर। तो 1 एम्पियर ऑफ करंट is that value of current which when flow in the conductor of length
1 meter in the form of arc of circle of radius 1, then it will produce the magnetic field of 10 to the power minus 7 Weber per meter square at the center of the circle. उसके सेंटर, जब हम 1 एम्पीयर की करंट 1 लेंथ के 1 रेडियस के किसी सर्कुलर कंडक्टर में फ्लो करेंगे तो उसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 7 वेबर पर मीटर स्क्वायर का, जब 1 एम्पीयर की करंट फ्लो करेंगे। ठीक है, हो गया। नाउ अब विद द हेल्प ऑफ बाय-सेवर्ट लॉ we can determine intensity of magnetic field at the center of current carrying circular coil। सेकेंड हम इसका एप्लीकेशन करते हैं। इसका एक सर्कुलर कॉइल है, उसके सेंटर पे क्या फाइंड आउट करेंगे हम, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हम सेंटर निकालेंगे, फिर इसके बाद हम निकालेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट के सर्कुलर कॉइल। जो करंट के सर्कुलर कॉइल उसके एक्सिस पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे। Intensity of magnetic field at the center of current carrying circular coil। डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड अकेला भी बोल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ current carrying circular coil। current carrying circular coil के सेंटर कहाँ फाइंड आउट करना है हमको, सेंटर। मैग्नेटिक फील्ड निकालना एट द सेंटर, किस पे, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल पे। तो सबसे पहले हमको करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल बनाते हैं। तो जो सर्कुलर कॉइल उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रहते हैं, सपोज करेंगे n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, लेकिन आप फिगर में ओनली 1 टर्न शो करेंगे। ठीक है, ये करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है। ठीक है, अब कोई सी भी सर्कुलर कॉइल रहती है उसमें 2 वायर्स तो बाहर निकले रहेंगे। ठीक है, तो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल में एक 2 पॉइंट्स में बाहर निकालिए, यहां से ये करंट लो करंट, एक सपोज करेंगे करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, कैरिंग करंट क्या है, आई, इसमें क्या करंट फ्लो हो रही है, आई, इसका सेंटर O, जिस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, और इसकी रेडियस कितनी सपोज कर लेते हैं R। ठीक है, अब बाय-सेवर्ट के अकॉर्डिंग हम एक स्मॉल एलिमेंट के कारण निकालेंगे, और स्मॉल एलिमेंट में छोटे से हिस्से के कारण निकालेंगे। तो ये सर्कुलर कॉइल की जो सरकमफेरेंस है, ये सर्कुलर कॉइल की क्या है, सरकमफेरेंस को मैनी स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। सब कुछ क्या कि ऐसे एक स्मॉल एलिमेंट क्या है, ये भी, इसकी लेंथ कितनी है, dl, इसको इससे ज्वाइन कर दिए। डिस्टेंस कितनी है इससे स्मॉल एलिमेंट की, r, लेंथ क्या है, dl। अब यहाँ पे जो इस रेडियस और इस स्मॉल एलिमेंट के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। क्यों रहेगा, ये रूल है, जैसे कोई सर्कल है, इसका सेंटर O और ये कोई टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये रेडियस पे क्या रहती है, परपेंडिकुलर होती है, इसलिए इधर इधर एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, ये टेंजेंट में थ्योरम थी कि यदि हम किसी सर्कल पे कोई टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, वो जो रेडियस रहेगी उसके ज्वाइनिंग पे कैसे रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। इसका मतलब एंगल कितना रहेगा, यहाँ पर 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, यहाँ पर थ्योरी में हमको लिखना है, क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट I ऑफ सेंटर O एंड रेडियस R। We have to determine intensity of magnetic field at the center. For this, the circumference of circle may be divided in many small elements। छोटे-छोटे एलिमेंट हम डिवाइड कर सकते हैं। AB is such element of length dl। AB क्या है, स्मॉल एलिमेंट है
of length dl, and the angle between small element and line joining to the center is 90 degree. तो यहाँ पर देखो देता हूँ ए भी क्या है, स्मॉल एलिमेंट है, ठीक है, लेंथ क्या dl क्या है, लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट एंड o, सेंटर r, रेडियस एंड I क्या है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। पहले में क्या लिख सकते हैं, लेट अस कंसीडर अ करंट कैरिंग कॉइल कैरिंग करंट कैपिटल I of center O and radius R. We have to determine intensity of magnetic field at the center of circular coil. For this, the circumference of circle may be divided in many small elements. A is such small element of length dl. Now, according to Biot-Savart law, intensity of magnetic field. तो Biot-Savart के अकॉर्डिंग क्या होता है, इस स्मॉल एलिमेंट की इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड dB इक्वल म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl sin theta by r स्क्वायर ये रहता है ना। सिंस here थीटा कितना है 90 डिग्री, तो therefore sin 90 को कितना हो जाएगा 1, तो ये dv इक्वल कितना मिला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर। ये तो इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट है। अब ऐसे बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट है, एक एलिमेंट बना हुआ, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, एक एलिमेंट ये हो जाएगा, एक एलिमेंट ये हो जाएगा, एक एलिमेंट ये, इस तरह से बहुत सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। हमको रिजल्टेंट टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये सभी स्मॉल एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ऐड कर देते हैं, सिग्मा लगाएंगे, सिग्मा डी बी इक्वल सिग्मा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl बाय r स्क्वायर। तो सिग्मा dv तो क्या हो जाएगा, कैपिटल V, क्योंकि छोटे-छोटे हिस्से भी जोड़ेंगे तो बड़ा पार्ट बन जाएगा, स्मॉल पार्ट को जोड़ेंगे तो बिग पार्ट बनेगा। ये सिग्मा क्या वैल्यू हो रही है, केवल लेंथ, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर क्या I बाहर क्या कांस्टेंट है r स्क्वायर, तो सिग्मा किसके साथ चला गया dl। अब ये छोटे-छोटे लेंथ जो हैं, छोटे-छोटे लेंथ को हम जोड़ेंगे पूरी सर्कल की क्या बन जाएगी, सरकमफेरेंस बन जाएगी। तो सर्कल की सरकमफेरेंस बन जाएगी, तो कंसीडर किया a नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल कितना n, देन ये सिग्मा dl है, यहाँ सिग्मा dl को हम ऐड कर रहे हैं तो कितना मिलेगा, पूरी सर्कल कंप्लीट हो जाएगी। तो सर्कल की क्या कराएगी, सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है 2 पाई r। अब सिंस इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है, जिसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे n का। नाउ v इक्वल म्यू नॉट बाय 4 पाई I1 r स्क्वायर इनटू में इस सिग्मा dl को हटा के ये सिग्मा dl की वैल्यू पुट कर देंगे 2 पाई r, तो क्या 2 पाई r n, यहाँ r से स्क्वायर कैंसिल, इसको रीअरेंज कर देते हैं थोड़ा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई को हमने लिख दिया, फिर n लिखा, I को मैंने बाद में लिख दिया बाय r। दिस इज द एक्सप्रेशन इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। इधर इसकी यूनिट लिख देंगे हम, क्या होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसको और आगे हमको बढ़ाना है, पाई से पाई कैंसिल, फोर्स 2 से कैंसिल, तो ये v इक्वल म्यू नॉट ऊपर क्या है n I और अपन कितना बचा है 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ये हमने कहां निकाला अभी सेंटर पर। अब हम निकालेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ठीक है, सेकंड डेरिवेशन करते हैं, एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ये थोड़ा लेंथी है, अब हम यहाँ सेंटर निकाला था, अब कहां निकालेंगे एक्सिस पर। एट द सेंटर दिए गए कहां निकालेंगे, एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल।
एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। अब यहाँ पर हम करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल ड्रा करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। इसके हेल्प से इसका जो डेरिवेशन हम फाइनली निकालेंगे उसके हेल्प से हम सेंटर पे भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए पहले पूरा इसका एक्सप्रेशन निकालें। पहले एक सर्कुलर कॉइल ड्रा करें। सपोज के लिए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल ऑफ सेंटर O और इसमें करंट क्या फ्लो हो रही है R। रेडियस कितनी है इसकी R है। अब इसकी किसी एक्सिस पॉइंट ऑफ एक्सिस पॉइंट दिया कोई पॉइंट सपोज कर लेंगे तो इस सर्कुलर कॉइल के कारण यहाँ किसी एक्सिस वाले पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है, फाइंड करना है। तो इस सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर कॉइल को हम एन स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड कर देंगे। तो ए बी सच स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ डी एल, इसकी लेंथ कितनी है डी एल, इसको इससे यहाँ से जॉइन किया। इस पॉइंट पी पर हमको क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे इसके अपोजिट में अनदर स्मॉल एलिमेंट क्या रहेगा ऑफ सेम लेंथ ए डैश एंड बी डैश डी एल। सपोज क्या इस स्मॉल एलिमेंट से पॉइंट पी की डिस्टेंस क्या है, सपोज कि हमने y और सेंटर O से इस पॉइंट पी की डिस्टेंस कितनी सपोज की है x। ना यहाँ पॉइंट P है तो ये R सपोज कर लिया और यहाँ पर R डैश। ये मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगा dv और ये इधर जाएगा dv, इसको dv ये भी दिख जाएगा। इसके कारण जितनी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी इसके कारण जितनी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। अब यहाँ पर ये जो एंगल बनाते हुए थीटा एंगल बनाते हुए रहेगा तो ये dv जो रहेगा इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक ये dv cos थीटा कंपोनेंट आएगा, एक dv sin थीटा रहेगा। सेम इसको हम डिवाइड कर देंगे, रिजॉल्व कर देंगे टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट में dv cos थीटा एंड ये dv sin थीटा। एक dv sin थीटा ऑलरेडी है, एक हो जाएगा तो 2dv sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कौन सा पार्ट ऐड हो जाएगा इसका, dv sin थीटा वाला पार्ट ऐड होगा और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है अपोजिट डायरेक्शन दे कैंसिल दिया रहता है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, थ्योरी में हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट कैपिटल I of center O and radius R. We have to determine intensity of magnetic field at the point of axis point P at a distance h from the center O of the circular coil. Circular coil के center O से h distance पे पॉइंट है जिसको हमको निकालना है। लेकिन ना according to Biot-Savart's law इसके लिए निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, the circumference of circular coil may be divided in many small element A B such small element of length dl. Now intensity of magnetic field due to this small element at a distance y at the point P. किस डिस्टेंस पे बोल रहे हैं, y डिस्टेंस पे। किस पॉइंट पे बोल रहे हैं, पॉइंट P पर। तो क्या बनेगी Biot-Savart's law के अकॉर्डिंग dv equal mu0 by 4 pi I dl sin थीटा अपान क्या आएगा r स्क्वायर। डिस्टेंस यार वहां पर, लेकिन यहां हमने डिस्टेंस क्या मानी है y, तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर। ना सिंस ये टेंजेंट लाइन है इसलिए इधर थीटा कितना आएगा 90 डिग्री आएगा, तो ये sin 90 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये dv इक्वल क्या बन गया mu0 अपॉन 4 pi I dl by 1/2। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं इक्वेशन फर्स्ट दे दो ना। इसकी जो डायरेक्शन रहेगी किसके अलोंग रहेगी, पी आर अकॉर्डिंग अलोंग पी आर के अलोंग रहेगी। ये किसके कारण है, ड्यू टू किस एलिमेंट के कारण है, ए बी एलिमेंट के कारण। ये जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू ए बी।
यदि हम ऐसा ही another small element a dash b dash consider करें which is opposite to the ab, तो now due to स्मॉल एलिमेंट a dash b dash जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो भी यही रहेगी, इससे क्या रहेगी, dv ही रहेगी, बट इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्या रहेगा, along pr dash। ठीक, अब यहाँ देखिए इस AB के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, इसको ये एक dv cos थीटा और एक dv sin, ये dv sin थीटा एंड dv cos थीटा। नाउ एंड ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट a dash b dash, इसको भी हम टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे dv sin थीटा एंड dv cos थीटा। नाउ सिंस dv cos थीटा एक दूसरे के अपोजिट हैं और आर अपोजिट each other, since dv cos component dv cos theta are opposite to each other, therefore they cancel their effect, इसलिए इनके इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। नाउ dv sin theta, इसका dv sin theta और इसका dv sin theta both are in the same direction, therefore they can be added। इसका मतलब ये dv sin theta वाले कंपोनेंट को ऐड करते जाना, जैसे बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट रहेंगे, इन सभी केवल dv sin theta को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। नाउ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, कौन से पार्ट को ऐड करना पड़ेगा, तो हमको मिलेगा कौन सा, ये dv sin theta वाला, तो v इक्वल क्या हो जाएगा, सिग्मा dv sin थीटा। नाउ ये जो dv है इसकी वैल्यू हम यहाँ से 40 कर रख दिया, इसको दोनों की वैल्यू सेम है, तो इस dv sin थीटा को हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ये v इक्वल मिलेगा सिग्मा dv को हटा के कितना पुट करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल sin थीटा, आइडियल अपॉन पाई स्क्वायर, म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल बाय स्क्वायर और sin थीटा ये sin थीटा। नाउ ये जो सिग्मा केवल किसके साथ जाएगा, dl के साथ, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई I स्क्वायर एंड sin थीटा, सिग्मा dl के साथ चला गया, क्योंकि dl की वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 दी है। नाउ अब हमको करना क्या है, ये जो y स्क्वायर है इसकी वैल्यू और sin थीटा की वैल्यू हमको निकालना है। किस की वैल्यू निकालना है, y स्क्वायर और sin थीटा की वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बनेगा ओ बी, यहाँ पॉइंट दे देते हैं Q, तो ये ट्रायंगल बनता है ओ पी क्यू, पी ओ क्यू राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो ये पी ओ क्यू राइट एंगल ट्रायंगल हम कौन से थ्योरम में अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल पी ओ क्यू, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्या होता है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर अदर टू साइड परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसमें हाइपोटेन्यूस कौन है भाई, अलग ही दिख रहा है, हाइपोटेन्यूस y है, ये हो गया y का स्क्वायर इक्वल p का स्क्वायर, p कितना है r स्क्वायर और b कितना है x, तो x का स्क्वायर, ये मिल गया हमको y स्क्वायर। अब sin थीटा निकालना है, सिंस sin थीटा इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये sin थीटा इक्वल परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास में r है, हाइपोटेन्यूस कितना है y, इधर से मैं y निकालूंगा, यहाँ से देखिए इसका स्क्वायर बताऊंगा तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ना तो ये sin थीटा इक्वल क्या मिला, r y, y घटा लिए देंगे रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ sin थीटा एंड y स्क्वायर इन इक्वेशन सेकंड, इनकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा b इक्वल म्यू नॉट बाय 4 पाई i अपॉन कौन है पाई स्क्वायर, तो y स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, लिखा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू में sin थीटा, sin थीटा की वैल्यू क्या है, ये है r बाय रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और कौन है सिग्मा dl। नाउ
सिंस इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये v इक्वल मिलेगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई आर बाय, इन दोनों को सॉल्व करके लिखा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये सिग्मा डी है। अब एक नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, एक नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल कितने सपोज किया एंड, ये जो सिग्मा डीएल है ये इसको छोटे छोटे पार्ट में हम ऐड करते जाएंगे तो क्या बन जाएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है 2 पाई r इनटू n। तो देयरफॉर v इक्वल म्यू नॉट बाय 4 पाई आई आर बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। इसको हटा के लिख दिया 2 पाई r n। अब इस r का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा v इक्वल म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई एन आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। अब इसी की हेल्प से यदि हमको सेंटर पे निकालना हो तो एट द सेंटर, एट सेंटर पे एक्स इक्वल कितना हो जाएगा 0, ये डिस्टेंस इधर आ जाएगी सेंटर पे जाएगी 0 हो जाएगा, इसमें 0 पुट कर दीजिए तो v इक्वल म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई एन आई आर स्क्वायर, इधर से एक्स स्क्वायर हटा दीजिए बन जाएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बन गया म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई एन आई आर स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब बचा तो आर क्यूब से कैंसिल हो गया, पूरा बन गया फार्मूला। ठीक है, अभी और डेरिवेशन है इसमें, अगला डे में मैं डालूंगा, वीडियो अपलोड करूंगा। इस वीडियो को अच्छे से समझिए और कृपया फीडबैक जरूर दें कमेंट्स में। थैंक यू।